नमस्कार दोस्तों, एचपी एजुकेट में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल। यूपीएसआई की क्लास आपकी जारी है और आप लोगों ने आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है और बाकी लोग एडमिशन ले रहे हैं। जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए ताकि आप हमारी क्लास से लाभान्वित होइए। निरंतर हम क्वेश्चन पेपर भी लेकर आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व हो रहे हैं। और याद रखिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो रहे हैं कि आप कि बहुत से एसआई में जो क्वेश्चन आएंगे वहीं से आएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ा था कि भारतीय संविधान का क्या क्या स्रोत है, और वह स्रोत काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से कई बार क्वेश्चन आता है। और आप जब तक ये जानेंगे नहीं कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है, तब तक आप उस भारतीय संविधान के विशेषताओं से परिचित भी नहीं हो पाएंगे। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो भी हम किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है, आज जो हमारा क्लास होगी वो संविधान के भाग पर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और उस संविधान में कुल 22 भाग थे। बात समझिएगा, 26 नवंबर 1949 को, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, फाइनली उसे स्वीकृत कर लिया गया, संविधान सभा द्वारा उसे अंगीकार किया गया, उसे अधिनियमित किया गया, आत्मारोपित किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो उस संविधान में कुल 22 भाग थे। उसमें उस समय 8 अनुसूचियां थीं जो अभी बढ़कर 12 हो गई हैं, और 395 अनुच्छेद थे। यानी मोटे तौर पे कहा जाए तो 26 नवंबर, कंडीशन देखिए हम, तो हम कह सकते हैं कि 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1949 की क्या स्थिति है, तो वो स्थिति हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है कि हमारे संविधान में पॉइंट नंबर 1 कुल 22 भाग हैं। भाग कितने हैं? तो 22। हमारे संविधान में 26 नवंबर 1949 को केवल 8 अनुसूचियां थी, केवल 8 अनुसूची। और हमारे संविधान में इसी तिथि को क्या दिखाई देता है कि संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद, अनुसूची, अनुसूची और अनुच्छेद, समझिएगा। तो हमारे संविधान में इस समय यानी कि 26 नवंबर 1949 को 22 भाग, 8 क्या दिखाई देता है? तो 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद उस समय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आपको पहले याद ये करना चाहिए, हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है और इन तीनों से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे 22 भाग कौन कौन है, आज इन 22 भागों में कौन सा निरसित हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, निकल चुका है, अब नहीं है, कौन से सब यानी कि कौन से अन्य भाग जुड़े हैं, वो कब जुड़ा है, क्यों जुड़ा, उसके पीछे की बातें। जैसे भाग 4 कब जुड़ा, क्यों जुड़ा, उसकी भी एक कहानी है। भाग 9 अ और ब भी जुड़ा बाद में। ऐसे ही कई भागों में नए नए भाग आगे चलकर जुड़ते चले गए। अनुसूचियां भी आपको मालूम है, आगे चलकर कई अनुसूचियां बढ़ गई। और वर्तमान में क्या है, अगर वर्तमान में देखें तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान स्थिति क्या है कि कुछ इसमें भाग में कुछ भाग निकाल दिया गया, कुछ जोड़ दिया गया। अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई, कई अनुच्छेदों में उसके सहायक अनुच्छेद जोड़ दिए गए। यानी समय के साथ क्या हुआ, जो भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बदलने लगा। और निसंदेह वो बदलाव होगा, वो जरूरी है, क्योंकि संविधान कोई जड़ दस्तावेज तो है नहीं। संविधान जड़ दस्तावेज न बने, क्योंकि देखिए, जो पानी बहेगा नहीं, प्रवाहित नहीं होगा, वो गंदा हो जाएगा। इसीलिए जिस संविधान में समय के अनुसार बदलाव होने की या बदलने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, वो संविधान धीरे धीरे अनौचित्यपूर्ण हो जाएगा, वो जड़ हो जाएगा, वो जड़ दस्तावेज बनकर रह जाएगा, वो लोक कल्याण के अनुकूल काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में
संविधान संशोधन की प्रक्रिया को स्थान दिया, जगह दिया, ताकि देश काल परिस्थिति सापेक्ष भारतीय संविधान में संशोधन होता रहे और संविधान उपयोगी बना रहे लोगों के लिए। क्योंकि संविधान किस लिए है? जनता के कल्याण के लिए। जन कल्याण का मूल उद्देश्य तभी पूरा होगा जब देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान अपने आप को ढालेगा। तो संविधान का परिस्थितियों के साथ ढलना ही संविधान संशोधन है और संविधान की नवीनता है कि नवीन संविधान नित्य प्रतिदिन आप कह सकते हैं कि नवीन बना हुआ है। तो कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं कि जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था, उस संविधान में तो 22 भाग, उसमें 8 अनुसूची और उसमें कितने अनुच्छेद? तो 395 अनुच्छेद थे। किंतु समय के साथ मैंने कहा कुछ भाग हटा दिए गए और कुछ भाग जोड़ दिए गए, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। समय के साथ अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई और 12 हो गई और कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है ना वो समय के साथ सस्पेंड भी हुए और बहुत से अनुच्छेद बढ़ गए। लेकिन अनुच्छेदों में सही अर्थ में देखा जाए तो सब अनुच्छेद बढ़े हैं, अर्थात सहायक अनुच्छेद बढ़े। जैसे 13A है, 13B है, जैसे 16A B C D ऐसे करके है, 1 2 3 इस तरह की बढ़ोतरी आप देखेंगे ओवरऑल। तो सामान्य बात तो ये रही। दूसरी बात, अब हम इसी क्रम में चलते हैं। पहला जो इसका टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग। अब भारतीय संविधान का भाग क्या है आप जरा समझिए। एक एक कर हम भाग को कैसे पढ़ा जाए, ताकि भारतीय संविधान का भाग कैसे पढ़ा जाए ताकि आपको हमेशा के लिए याद भी रहे और उससे संबंधित अनुच्छेद के बारे में भी आपको पता चले और आपको यह भी मालूम चले कि अच्छा मोटा मोटा उस भाग में क्या है। अगर आप ये जान लेते हैं मोटा मोटा उस भाग में क्या है, तो आपसे कोई पूछता है अच्छा आर्टिकल 169 में क्या होगा, तो अगर आपको सीधे सीधे नहीं भी मालूम है आर्टिकल 169 में, तो आप बता पाओगे कि अच्छा राज्यों के संदर्भ में उपबंध है कि केंद्र के संबंध में उपबंध है, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उपबंध है या कोई अन्य उपबंध है। यानी मोटा मोटा आप तो बता ही सकते हो अच्छा ये राज्यों के संबंध में उपबंध है। तो इस तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में जो भाग दिए गए हैं उन भागों को कैसे पढ़ा जाए। तो इसको पढ़ने की प्रक्रिया क्या होती है? एक तरफ हम लिख सकते हैं भाग, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हम लिखेंगे भाग और दूसरी तरफ हम लिखेंगे क्या इससे संबंधित अनुच्छेद, क्या क्या इससे अनुच्छेद जुड़ा हुआ है या कौन कौन से इससे संबंधित अनुच्छेद है। और फिर हम ये लिखेंगे कि इससे विषय क्या है, इस भाग यह भाग किस विषय से संबंधित है। अगर इस तरह हम पढ़ें तो ये पढ़ने का एक वैज्ञानिक तरीका भी होगा और आपको याद करने के स्थान पर समझने में सहायता मिलेगी। तो आइए हम भाग 1 की चर्चा करते हैं। भाग 1, पहला भाग संविधान में, संविधान का पहला भाग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसका विषय है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 1 से 4 तक का इसका संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, उसका राज्य क्षेत्र, समझिएगा। ये हमारा भाग 1 है। क्या भाग 1 कहता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, इसमें बताया गया है और इसके लिए कुल 4 अनुच्छेद दिए गए हैं कि 4 अनुच्छेदों का प्रावधान किया जाए। जैसे कि भाग 1 का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो भारत है राज्यों का संघ होगा। अब बहुत सी बातें जब हम क्लास में, आपको क्लास लेक्चर में आप आएंगे तो क्लास में मैं इस सबको अनुच्छेद 1 2 3 4 सबको डिटेल में समझाएंगे। यहां पर आप समझिए कि मूल मुद्दा है हमारे भाग से कि भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है।
और इसके लिए कुल 4 अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। तो भारत एक संघीय राज्य है, इज इट राइट? और भारत संघ किससे बना है? भारत संघ राज्यों से बना है। अब राज्यों की प्रकृति कैसी है? तो 3 तरह के राज्यों की प्रकृति को स्वीकार किया गया। एक जो सामान्यतः राज्य है, दूसरा केंद्र शासित राज्य है, और तीसरा ऐसे राज्य जो भविष्य में जीते जाएंगे, भविष्य में भारत प्राप्त करेगा, भारत जो अधिग्रहण करेगा भविष्य में, किसी रूप जिस रूप में अधिग्रहण करे। तो 3 तरह के राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ बन रहा है। अब वो तीनों तरह के, एक तो जैसे मान लीजिए आज उत्तर प्रदेश है, बिहार है, एक तरह का राज्य ये है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, ये दूसरे प्रकृति का राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरे तरह का राज्य कौन सा है? जो भविष्य में भारत को प्राप्त होंगे, अधिग्रहण करेगा। जैसे भविष्य में भारत ने किसको अधिग्रहण किया था? अगर 1950 के बाद देखें, 26 जनवरी 1950 के बाद, तो भारत ने सिक्किम का भी अधिग्रहण किया था, गोवा का उसके पहले अधिग्रहण किया था, पौंडीचेरी का ही अधिग्रहण किया था, क्योंकि आजादी के समय ये सब क्षेत्र भारत में शामिल अभी नहीं थे, लेकिन समय के साथ ये सब क्षेत्र भारत में शामिल होगा। तो हो सकता है कल कोई और भी क्षेत्र भारत में शामिल हो। तो ऐसी जो भी बातें हैं कि भारतीय संघ के संबंध में, हमारा संघ कैसा है, क्या प्रक्रिया है राज्यों के गठन का, किस तरह से बाहरी राज्य यानी विदेशी राज्य भारत में शामिल होगा, और संसद की इसमें क्या भूमिका होगी, इन सब बातों की चर्चा जिस अनुच्छेद में, जिस भाग में की गई है वो भाग 1 है, और इसके लिए निर्धारित अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो ये हमारा रहा भाग 1 की बात। अब आइए हम भाग 2 देखते हैं। भाग 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। भाग 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। भाग 2 क्या कहता है भाई? नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और इसमें क्या बात है? इसमें कहा गया है नागरिकता। नागरिकता। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता का प्रबंध करता है। नागरिक कौन है और नागरिकता प्राप्त करने के साधन क्या होंगे, तरीके क्या होंगे, इसको छोड़ने का तरीका क्या है? एक विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा तो किन कंडीशंस में बनेगा? आजादी के बाद भारत से लोग जो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से लोग जो हिंदुस्तान आए, यानी भारत आने वाले, भारत से जाने वाले, भारत से समझिएगा आने और जाने वालों के संबंध में उनकी नागरिकता कैसे होगी? इन सारी मुद्दों को हमारे संविधान निर्माताओं ने त्वरित रूप से भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता शीर्षक से प्रावधान किया भाग का, और इसके लिए उन्होंने भाग 5 से 11 तक का, अनुच्छेद 5 से 11 तक का प्रावधान किया। अनुच्छेद 5 से 11 में ये सारी बातें शामिल है, किंतु इस अनुच्छेद में यानी कि भाग 5 से 11 के अंतर्गत आपको बता दूं कि संसद को अनन्य शक्ति दी गई है नागरिकता के संबंध में। इसकी चर्चा क्लास के दौरान हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि हम तो भाग पढ़ रहे हैं। हमारा मुद्दा मेन जानना क्या है कि दूसरे भाग में क्या है। तो दूसरे भाग में है नागरिकता का प्रावधान, और ये भाग, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। आगे ध्यान देते हैं। और भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 3 की चर्चा करते हैं। और भाग 3 तो यहां से तो हर साल ही क्वेश्चन आता है किसी न किसी रूप में। अनुच्छेद 12 से 35 तक का ये भाग है, समझिएगा। और इसका शीर्षक क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार। अब देखिए इतने बड़े, ये एक बहुत ही बड़ा भाग है। 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय नागरिकों को तथा भारत में रहने वाले निवासियों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है। कुछ अधिकार ऐसे हैं मूल अधिकार की वह केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, और शेष मूल अधिकार भारत में निवास करने वाले उन सभी लोगों को दिया गया है जो नागरिक और गैर नागरिक दोनों हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मूल अधिकार के अंतर्गत। और मूल अधिकारों के संबंध में जो 12 से 35 तक अनुच्छेद दिया गया है, इसमें वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार जीवित हैं। पहले 7 थे,
संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इस तरह से अभी कुल 6 मूल अधिकार हैं, जैसे समानता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, भाषा और संस्कृति संबंधी मूल अधिकार और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद संसद के संबंध में और कुछ अन्य विशेष बातों के संबंध में अनुच्छेद 34, 35, 36 में अनुच्छेद 33, 34, 35 में भी प्रावधान किया गया है। तो मूल अधिकारों के संबंध में जो बातें हैं कि आपसे प्रश्न आएगा कि भाग 3 का संबंध किस मूल अधिकार से है, तो भाग 3 का संबंध किस विषय से है, तो वो मूल अधिकारों से है। इससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 का सीधा संबंध जो है वो मूल अधिकारों से है। आगे ध्यान देते हैं। भाग 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 4 समझिए, भाग 4 हो गया। भाग 4 जो है इससे जो संबंधित अनुच्छेद है उसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 4 से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 तक समझिएगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक का जो संबंध है वो किससे है, भाग 4 से है। और भाग 4 का जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा है, और ये विषय है राज्य के नीति निदेशक तत्व। समझिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व का संबंध किससे है, भाग 4 से। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा भाग 4, फिर अनुच्छेद मैंने कहा अनुच्छेद 36 से 51, और फिर विषय की मैंने बात की। तो ध्यान देना, भाग 4 का संबंध अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और इसके अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है। अब राज्य का नीति निदेशक तत्व भी नागरिकों को या लोगों को प्रदान किया गया एक अधिकार है, लेकिन ये वो अधिकार है जो भविष्य में राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसको प्राप्त करने के लिए, इसको बहाल कराने के लिए नागरिकों को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, किंतु राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह विधि निर्माण के दौरान या फिर नीति तत्व में जो कुछ भी बातें दी गई हों उसको ध्यान में रखते हुए विधि निर्माण करे, ताकि जनता का अधिकाधिक कल्याण हो सके। तो कहीं ना कहीं नीति तत्व भी जनता को प्राप्त क्या है, अधिकारों की श्रृंखला है, जो अभी क्या है, अभी प्रभावी नहीं है, समय के साथ प्रभावी होंगे, और बहुत से अधिकार समय के साथ प्रभावी हो चुके हैं और कुछ शेष बचे हुए हैं। ओवरऑल नीति तत्व एक तरह से कह सकते हैं कि एक आदर्श है जिसे राज्य को प्राप्त करना चाहिए ओवरऑल। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक का संबंध किससे है, नीति तत्व से है, और भाग 4 से संबंध किसका है, तो हम बोल सकते हैं भाग 4 का संबंध भी नीति तत्व से है। तो अब एक एक साथ आप अनुच्छेद को भी मोटा मोटा याद करते चलिए कि अनुच्छेद 36 से 51 तक का जो संबंध है वो नीति तत्व से है, और भाग 4 का जो संबंध है वो भी किससे है, नीति तत्व से है। अब एक समय के बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपको शेयर करेंगे, भाग 4 के बाद भाग 4A जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट भाग 4A। तो आइए देखते हैं भाग 4A जो जोड़ा गया, मतलब मूल संविधान में भाग 4A नहीं था, वो जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, उसमें क्या विषय है, इसकी चर्चा करते हैं। तो लिखते हैं पहले भाग 4, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो हम पहले लिखें कि भाग 4 के बारे में कहते हैं कि भाग 4 तो हो गया है, सॉरी भाग 5 के बारे में अभी बात करेंगे। भाग 5 इंपॉर्टेंट है, तो इसके पहले एक भाग हम 4A भी करते हैं। भाग 4A जिसकी अभी चर्चा हमने किया था। भाग 4A का संबंध अनुच्छेद 51A से है, और इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। समझिएगा, मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, मूल कर्तव्य। भाग 4 तो हमारे संविधान में प्रारंभ से ही मौजूद था, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, भाग 4 तो हमारे संविधान में पहले से ही मौजूद था। भाग 4A जिसका संबंध अनुच्छेद किससे है, अनुच्छेद
51 ए से है, ये हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 ए या क भी हिंदी में से क कहते हैं, 51 क, 51 क भी आप लिख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, समझिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन कर या भारतीय संविधान में संशोधन कर भाग 4 क जोड़ा गया। इसके तहत अनुच्छेद 51 क का प्रावधान किया गया और यह कहा गया कि भारतीयों के लिए 10 मूल कर्तव्य होंगे। समझिएगा, भारतीयों के लिए 10 मूल कर्तव्य का प्रावधान इसी के तहत किया गया। बाद में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, लेकिन पहले यह समझें कि 10 मूल कर्तव्य कितने, तो 10 मूल कर्तव्य की बात की गई थी और इसके लिए बाकायदा एक भाग जोड़ा गया था। भाग का नाम था 4A और इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 51 क या 51 ए से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिए ये कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, इसलिए आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि भाग 4 क का संबंध या 4A का संबंध किससे है, तो 4A का या क का संबंध जो है, आप ए या क कुछ भी लिख सकते हैं, का संबंध मूल कर्तव्य से है। आप यहां भी 4 क लिख सकते हैं, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। यहां पे 51 ए भी लिख सकते हैं, क भी, इसका संबंध किससे है, मूल कर्तव्य से है। अब भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 समझिए, भाग 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है और भाग 5 इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक तरह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग अगर अनुच्छेद के दृष्टिकोण से भी देखेंगे और इसका महत्व देखेंगे तो भाग 5 सबसे बड़ा भाग दिखाई देता है। अनुच्छेद 52 से 151 तक, यहां देखिए हमने 51 तक तो लिखा ही है, तो अनुच्छेद 52 से 151 तक 100 अनुच्छेद इसमें लगभग शामिल है। आप देखिए पूरा 100 अनुच्छेद शामिल है। तो भाग 52 से 151 तक जो अनुच्छेद यहां से यहां तक शामिल है भाग 5 में, वो संघ राज्य की बात, संघ सरकार की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, संघ सरकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न आता है कि संघ सरकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो संघ सरकार का उल्लेख भाग 5 में किया गया है, जिसका संबंध अनुच्छेद 52 से 151 तक है। बहुत क्लियर है, संघ संविधान का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। इसका संबंध अनुच्छेद 52 से 151 तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ध्यान दीजिए। अब इसी संघ सरकार में क्या क्या है मोटे तौर पे जाना जाए, तो भाई राष्ट्रपति भी इसी में है, उपराष्ट्रपति इसी में है, प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के बारे में इसी में चर्चा किया गया है, संसद के प्रमुख पदाधिकारियों की चर्चा की गई, संसद के कार्य का चर्चा किया गया है, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव का भी चर्चा की भी इसमें चर्चा है। इसमें पदाधिकारी संसद के जो हैं, जैसे राज्यसभा के सभापति, उपसभापति की, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आदि की इसमें चर्चा है। संसद की गतिविधियों की भी चर्चा है, नियमावली की चर्चा, नहीं बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है, इसे समझिएगा। इसमें भारत के महान न्यायवादी की भी चर्चा इसी में है। 76 के तहत भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की चर्चा है 148। मतलब आप सोचिए कि कहीं ना कहीं संघ सरकार की संपूर्ण ढांचे को मुख्यतः आप इसी अनुच्छेद में देखेंगे। इसी अनुच्छेद जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है और इसका भाग है क्या, भाग 5। तो भाग 5 का संबंध फिर से देखिए, भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक, और विषय क्या है, संघ सरकार। तो जब संघ सरकार हो गया तो लॉजिक लगाइए कि इसके बाद क्या होगा, राज्य सरकार होगा। तो संघ के बाद राज्य सरकार आती है, तो क्या है भाई, भाग 6 का संबंध जो है वो राज्य सरकार से है। बहुत इंपॉर्टेंट। और 6 अनुच्छेद देखिएगा, 152 से 237 तक, 152 से 237 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। 152 से 237 तक भाग 6, और इसमें सीधे तौर पर वर्णन किया गया है राज्य सरकार का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वर्णन किसका है, राज्य सरकार का। अब जैसे केंद्र सरकार यानी संघ सरकार की हमने चर्चा किया, वैसे ही इसके अंतर्गत भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं।
जैसे राज्यपाल, जैसे विधानमंडल का गठन, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद। कुछ राज्यों में केवल विधानसभाएं हैं, कुछ में विधान परिषद भी हैं, यानी दोनों सदन हैं। मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल की चर्चा, इसमें राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा। यानी ओवरऑल देखेंगे तो जिस तरह से आपको दिखाई देता है केंद्र सरकार, वैसे यहां भी क्या दिखाई देगा, राज्य सरकार। और यहां पर संघीय न्यायपालिका का वर्णन है, यहाँ पे प्रांतीय न्यायपालिका का ही वर्णन है। तो मोटे तौर पर न्यायपालिका अलग नहीं है, न्यायपालिका के लिए हमारे संविधान में कोई अलग से भाग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसमें प्रोविजन है, राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए इसमें प्रोविजन है। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि हमारे संविधान में इन दो भागों के माध्यम से, भाग 5 और भाग 6 के माध्यम से अधिकाधिक चीजें या अधिकांश चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। तो इतना समझने में निसंदेह आपको दिक्कत नहीं होगी। अब भाग 7 की चर्चा करते हैं। भाग 7 जो है उसे निरसित कर दिया गया है। निरसित मतलब हटा दिया गया है, इसलिए आपके लिए सबसे बड़ी समस्या दूर होगी, पढ़ना भी नहीं है, बस भाग 7 जानते रहिए। अब भाग 7 कब निरसित किया गया ये तो हमें जानना ही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप बस इतना जानिए कि भाग 7 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलेगा भी नहीं आपको। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन, 7 भाग है, संविधान संशोधन भी 7वां ही है, तो भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 1956 में हुआ था, इसे संविधान से निरसित कर दिया गया। तो हमने भाग 1 देखा, आइए एक बार रिवीजन करते हैं। भाग 1 में क्या है, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। हमने भाग, सबसे पहले यहां से देखा, हमने भाग 1 देखा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा किया। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा हम लोग किए। भाग 3 के अंतर्गत मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों की चर्चा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा। भाग 4 क में मूल कर्तव्य की चर्चा। भाग, आप देखिए आगे ध्यान से समझते रहिए कि भाग 5 में संघ सरकार की चर्चा, यानी कि संघ की सरकार। भाग 6 में हमने क्या देखा, राज्य सरकार की चर्चा। और भाग 7 में जो भी प्रोविजंस थे उसे समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, और इस तरह से भाग 7 संविधान से निरसित हो गया। तो लिख लेते हैं इसे, भाग 7। ये आप देखिए, अभी तक हम लोगों ने 7वें भाग तक देखा था, और ये भी जान लीजिए इससे संबंधित एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे प्रश्न आ ही जाए तो इसके बाद का, जस्ट बाद का अनुच्छेद, तो 238, अनुच्छेद 238 निरसित हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नाते कि आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निरसित है, समाप्त कर दिया गया है। तो 7वां अनुच्छेद निरसित है। इस तरह से 238 अनुच्छेद भी निरसित हो गया। तो ये आपको ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि निरसित कब हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 7वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ है। क्लियर है? अब आगे ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भाग 8 से, जहां से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाग 8 भाग 8 में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भाग 8 और भाग 8 का जो संबंधित अनुच्छेद है, इसे देखिए, संबंधित अनुच्छेद और उसके संबंधित विषय, संबंधित अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय। भाग 8 में कैसे हम भाग 8 पढ़ेंगे, जरा समझिए। भाई भारत में राज्य की प्रकृति क्या क्या है, या शासन की प्रकृति देख लीजिए। चलिए शासन की प्रकृति देखते हैं। तो संघ सरकार है, राज्य सरकार है। तो एक संघीय व्यवस्था हो गई, फिर राज्यों की व्यवस्था हो गई, अब केंद्र शासित प्रदेशों की भी तो व्यवस्था करनी है। तो बस वही है आपके। तो ध्यान देना, भाग 8 में हमें क्या दिखाई देता है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश।
और अनुच्छेद 239 से 242 तक, अनुच्छेद 239 से 242 तक जो है वो क्या दिखाई देता है, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो आप कितना ध्यान दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। तो भाग 5, 6, 7, 8 को फिर से चर्चा करते हैं। 5 में क्या है, संघ सरकार, 6 में राज्य सरकार, 7 निश्चित और 8 में केंद्र शासित प्रदेश। जैसे आप जानते हैं कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या वर्तमान में 8 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर राज्य समाप्त हो चुका है और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो पहले 7 था, तो ये 2 बढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं, क्योंकि एक दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली को दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश थे तथा दादर और नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, किंतु अब इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है। तो जो पहले 7 थे वो 6 हो गए और 2 नए जुड़ गए, तो इस तरह 8 हमारे सामने केंद्र शासित प्रदेश हैं आज। तो यहां ध्यान दीजिएगा, भाग 8 में इसी केंद्र शासित प्रदेशों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऊपर से 2 सबसे पहले ऊपर, उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, ये 2, 4 हो गए टोटल। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप 6 हो गए, पौंडीचेरी 7 तथा अभी जिसका नाम लिया दमन दीव एवं दादर नगर हवेली 8। यही हमारे पास 8 वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे ध्यान दीजिए, तो 8वें भाग में क्या है इसकी चर्चा हो गई। अब भाग 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट, भाग 9 की चर्चा करते हैं। भाग 9 हमारे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट भाग में से एक है। यह अनुच्छेद 243 ए से ओ तक है। अनुच्छेद 243, अगला अनुच्छेद 243 ए से ओ तक है। इसे हम अ या इसे हम क भी कह सकते हैं, इसे क समझिए, इसे क कहेंगे। तो 243 इंपॉर्टेंट है। 243 क से अण तक, या क्या हमने कहा कि ए से ओ तक, इसका संबंध पंचायतों से है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध पंचायतों से है। पंचायत, भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतों का बहुत महत्व है। आजादी के बाद पंचायती राज प्रणाली की स्थापना पंडित नेहरू द्वारा की गई और हमें मालूम है कि इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला, इस सब की चर्चा क्लास के दौरान की जाएगी। लेकिन आपसे प्रश्न पूछता है भाग वाले सेक्शन से कि किस भाग में पंचायतों का वर्णन है। कई बार पूछा है, सुमेलित करने को भी देता है, किस भाग में पंचायतों का वर्णन है या पंचायत दिए गए हैं। तो पंचायतों का वर्णन भाग 9 में है, जिसका संबंध अनुच्छेद 243 ए से ओ तक या क से अण तक है। ध्यान देना, इसके बाद भाग 9 क आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 क या भाग 9 ए, समझिएगा, क या ए। भाग 9 क या ए का संबंध नगर पालिकाओं से है। और नगर तो इसके अनुच्छेद क्या है, तो ये भी ध्यान दीजिए, 243 में ये भी है। अब अनुच्छेद 243 तो है, लेकिन 243 में कहां से कहां तक, तो एम एन ओ के बाद क्या आएगा, पी, पी से सबसे समझिएगा, पी से कहां तक है, तो जेड जी तक है। समझिएगा, जेड जी, जेड और जेड के बाद क्या, जी, यहां तक संबंध किसका है, नगर पालिकाओं का है, जेड जी तक। अब इसमें अंतर क्या है समझिएगा, जेड के बाद पी से हम जेड तक गए और जेड के बाद फिर से ए बी सी डी ई एफ जी एच तक गए, तो इस तरह से जेड जी तक इसका संबंध है। किसका, तो वो पंचायतों का। अब ध्यान देना, नगर पालिकाओं का, तो नगर पालिकाएं, नगर पालिका या नगर पालिकाओं का संबंध इससे दिया गया है। अब ये जो अनुच्छेद 243 पी से जेड तक की जो बात है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, 243 त से 243
त से य मतलब ये जहां जेड पड़ेगा ना, जेड जेड जहां पड़ेगा वहीं य हिंदी का पड़ेगा य, और जी को छ कहते हैं, य छ तक, समझिएगा, य छ तक, इसको हिंदी में इस तरह लिखते हैं। इसका संबंध किससे है? नगर पालिका से है, या नगर पालिकाएं इसमें वर्णन है। और मैं बताऊंगा कि इस भाग 9A को, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, भाग 9 क या ए को ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 74वें संविधान संशोधन, यहां लिख दे रहा हूं कि 74वें संविधान संशोधन, इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, समझिएगा, इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब क्या दिखाई देता है कि एक और अनुच्छेद भविष्य में जुड़ गया, एक और भाग जुड़ा, पहले उस भाग की चर्चा करते हैं। 9B या 9ख, समझिए, हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम? क लिख सकते हैं, इसे ख लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो ख। तो 9क बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। 9क जो है ये पहले तो 9A या क भी बाद में जोड़ा गया और 9ख भी बाद में जोड़ा गया, और इसका संबंध भी इसी अनुच्छेद, समझिए, इसी अनुच्छेद 243 में ही यहां से जब आगे बढ़ाएंगे तो दिखाई देता है, और वो क्या है? जेड एच से जेड टी तक। तो क्या दिखाई देता है? ये देखो, जेड जी तक है, तो जेड जी के बाद एच से जेड टी तक। अब समझ में आया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड एच से जेड टी तक है। और इसे हिंदी में क्या लिख देंगे हम? हिंदी में समझिए, हिंदी में जेड की जगह क्या होगा बताइए? जेड की जगह य होगा, जो पहले ही लिखा है, य, और छ के बाद ज, ज से न तक, य न तक। तो जेड की जगह क्या लिखेंगे? य ज हो गया, से य न तक। ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिला लीजिए। यहां देखिए, जी के बाद एच आता है, एच, और छ के बाद ज। इसी तरीके से बिल्कुल इसी अनुपात में इसको लिया गया है। तो अनुच्छेद, जो भाग आपका बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, वो भाग देखिए, भाग 9B या 9ख का संबंध, 9B या 9ख का अनुच्छेद 243 जेड एस से जेड टी तक है, जिसे हिंदी में य ज से क्या बोलेंगे? य ज से य न तक है। और इसमें इसका विषय क्या है? सहकारी समितियां, बहुत इंपॉर्टेंट, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियां कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, सहकारी समितियां। तो हमने अनुच्छेद 10 तक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखा, और सहकारी समितियां जो है ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं थी। तो ना तो ध्यान देना ये मूल संविधान में थी 9A, और ना ही ये मूल संविधान में थी। तो 9A को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9A को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, किस वर्ष? तो 1992 में। और लेटेस्ट मैं क्या कहूं कि 9B यानी कि सहकारी समितियों को भी जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। तो सहकारी समितियां किसे जोड़ी गई? ये है 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को भाग 9ख के अंतर्गत अनुच्छेद 243 जेड एच से जेड टी के द्वारा जोड़ी गई है। आगे ध्यान देते हैं कि अब हम 10वें अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां अनुच्छेद। तो 10वें अनुच्छेद, 9 के बाद हम 10वें अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? भाग 10वें भाग की तरफ बढ़ते हैं, भाग 10। समझिए, भाग 10 बहुत इंपॉर्टेंट भाग में से एक है, भाग 10। और भाग 10 का जो अनुच्छेद है वो 244 से 244 क तक है। इसका अनुच्छेद 244 से 244 क तक है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 244 से 244 क तक।
क, ये इंपॉर्टेंट है। तो भाग 10 का संबंध बिल्कुल स्पष्ट है। और भाग 10 क्या है? तो भाग 10 है आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। विषय क्या है इसका? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। भाग 10 बहुत स्पष्ट है। अनुच्छेद 244 से 244 का, और इसका विषय क्या है? विषय बिल्कुल स्पष्ट है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र ये है। तो भारत में बहुत से अनुसूचित मतलब डिनोटेड सरकार द्वारा निर्धारित किया गया तथा जनजातीय क्षेत्र है जिनके संबंध में कुछ विशेष विधि, कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि वह क्षेत्र सुरक्षित रहे, उसके लोग, वहां के आदिवासी सुरक्षित रहें और बाहरी गतिविधियों का हस्तक्षेप वहां कम से कम हो पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में भाग 10 दिया गया। और भाग 10 अनुच्छेद 244 से 244 क तक अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रोविजन करते हैं। आगे ध्यान देते हैं भाग 11। भाग 11 इसी कड़ी में है। और भाग 11 एक क्लू के तहत समझिए। भाग 11 आइए क्लू के तहत समझते हैं। भाग 11 में क्या है? भाग 5 में क्या है? आप बताइए भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में है संघ सरकार। और भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में राज्य सरकार। तो भाग 5 में है संघ सरकार और भाग 6 में है राज्य सरकार। और 5 + 6 मिलाएंगे तो क्या होगा? 11। यानी 5 में मैंने क्या कहा? 5 में क्या है? संघ सरकार। और 6 में क्या है? राज्य सरकार। दोनों को मिलाया तो कितना हुआ? भाग 11। और भाग 11 में क्या है? तो केंद्र मतलब संघ, दूसरा राज्य संबंध। तो यहां संघ है ना, तो देखो संघ या संघ को क्या बोलते हैं? केंद्र। और यहां क्या हो गया? राज्य। तो दोनों के बीच संबंध क्या है? केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किसमें है? तो केंद्र राज्य संबंध का वर्णन भाग 11 में दिया गया। कितना आसान हो गया। तो आइए लिखते हैं, इसे समझते हैं। भाग 11 में क्या विषय है? अब तो आपको याद हो गया होगा। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध और अनुच्छेद है 245 से 263। 245 से, इसके बाद 245 से 263। शुरुआत कहां से होगी? पिछले अनुच्छेद जहां समाप्त होता है उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो 245 से 263 अनुच्छेद का संबंध किससे है? संघ राज्य संबंध। तो शॉर्ट में लिखते हैं केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध। ये समझिएगा। संघ सरकार, बहुत संघ और राज्यों के बीच संबंध दिखाई देता है किसमें? भाग 11 में। और भाग 12 क्या है? तो ध्यान देना, भाग 12 भी इसी तरह का एक वाद है। अभी इसकी चर्चा हम डिटेल में करते हैं। भाग 12 में अनुच्छेद 264, इसके जस्ट बाद 264 से 300 क, इसमें 264 से अनुच्छेद 300 क जो संपत्ति का अधिकार है, बाद में 300 क संपत्ति के अधिकार तक है। तो भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 क तक का संबंध है। इतने अनुच्छेद शामिल है। और इसमें क्या है? इसका विषय क्या है? तो वित्त, संपत्ति और संविदाएं। वित्त संपत्ति एवं संविदाएं, वाद आदि। संविदाएं, वाद। अब समझिएगा। तो भाग 11 और 12 के बारे में आइए देखते हैं, संबंध समझते हैं क्या है। एक्चुअली केंद्र राज्य संबंध इन दोनों में है, संघ राज्य संबंध इन दोनों में है। भाग 11 में भी है और भाग 12 में। किंतु भाग 11 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध। एक्चुअली यहां कौन से संबंध की चर्चा की गई? तो यहां इनके प्रशासनिक संबंध की मुख्यतः चर्चा की गई है। इनके राजनीतिक संबंध की चर्चा की गई है। यानी केंद्र राज्य संबंध की राजनीतिक संबंध क्या है, इनके प्रशासनिक संबंध क्या है, प्रशासनिक संबंध क्या है। किंतु
इनके इनके न्यायिक संबंध क्या है, किंतु जो आर्थिक संबंध है, यानी मुख्यतः भाग 11 में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध की चर्चा है। और क्लियर किया जाए तो भाग 11 में केंद्र राज्य के विधायी और मतलब विधायी और प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं, किंतु भाग 12 में इसका वित्तीय संबंध दिया गया है, लेकिन इसे अलग रूप में रखा गया है, बिल्कुल अलग तरीके से, क्योंकि अन्य बातें भी इसमें कुछ शामिल हैं। इसे वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं तथा वाद दिया गया है भाग 12 में। आइए देखते हैं भाग 13 में क्या है। भाग 13 बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। भाग 13 का संबंध अनुच्छेद 301 से 307 तक है। अनुच्छेद 301 जस्ट आगे देखिए, 301 से 307 तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाग 13 का जो विषय है काफी इंपॉर्टेंट है। विषय भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। समझिए क्या है? वाणिज्य और समागम बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य एवं समागम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। अब यहां पे ध्यान दें इसका कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार का, वाणिज्य का क्या क्राइटेरिया होगा। मिलने का, समागम का मतलब मिलना है, इसका क्या शर्तें होंगी या किस आधार पे दी जाएंगी। क्योंकि भारतीयों को अनुच्छेद 19 के तहत भी इस प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि हमें अपनी आजीविका प्राप्त करने का, हमें समागम का मौलिक अधिकार प्राप्त है। उसी से रिलेटेड कुछ अन्य बातें यहां पर विस्तार से बताई गई हैं। और मुख्यतः व्यापार, वाणिज्य के संबंध में भाग 13 में। तो भाग 13 का संबंध क्या है? वो है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, हमारा भारत जहां तक फैला हुआ है उसके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य आदि का समागम। और यह अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला भाग 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 14 में क्या है? तो भाग 14 पहले लिखते हैं भाग 14 और इसका अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद और फिर इसके विषय। अब विषय और अनुच्छेद, तो भाग कौन सा भाग है? भाग 14 बहुत इंपॉर्टेंट भाग। अनुच्छेद 308 से 323, 308 से 323। अब इसमें विषय क्या है? संघ और राज्य से संबंधित सेवाएं। संघ और राज्य से संबंधित सेवाएं, ये इसका विषय है। समझिएगा, भाग 14 में जो विषय है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के अधीन भी लिख लीजिए, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 308 से 323 तक। अब इसी में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो हम आईएएस पीसीएस के एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तथा अन्य एग्जामिनेशंस, ये सब संघ और राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं का वर्णन हमें अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत भाग 14 में दिखाई देती हैं। अब 14 क की भी इसी लगे चर्चा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 14 क, चूंकि ये बाद में जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, 14 क या 14A। 14 क और 14A कुछ नहीं बल्कि अनुच्छेद 323 में क और ख जोड़ा गया है। समझिएगा, अनुच्छेद 323 जो लास्ट है, इसी 323 में क और ख जोड़ा गया। और ये अधिकरण है ट्रिब्यूनल्स, इसके अंतर्गत अधिकरण की चर्चा की गई है, ट्रिब्यूनल्स की चर्चा। और इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत के मूल संविधान में भाग, इसको मैं स्टार लगा देता हूं, पिछले भारत के मूल संविधान में भाग 14 क का प्रोविजन नहीं था।
भाग 14 का प्रोविजन भारत के मूल संविधान में नहीं था, बल्कि ये बाद में जोड़ा गया। और ये किस तरह जोड़ा गया समझिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक अधिकरण, ट्रिब्यूनल, इसको इंग्लिश में ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जोड़ा गया। अब इस ट्रिब्यूनल का डिटेल हम लोग क्लास में देखेंगे। इसके बाद भाग 15 आता है, ध्यान देना, भाग 15, ये तो 14 है, अभी भाग 15। भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। तो 324 से 329 तक, यहाँ 23 था, 24 से 29, ये देखिए। और इसका क्या है, निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन इसका संबंध है। अभी क्या है निर्वाचन, समझिए। हम लोग जानते हैं भारत में निर्वाचन आयोग है, वो केंद्र सरकार का, मतलब केंद्र से संबंधित तथा राज्यों से संबंधित चुनाव संपादित करता है। तो यहां जो निर्वाचन है वो केवल उसे भारत संघ का जो निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें केंद्र और राज्य से संबंधित चुनाव होते हैं, उसको कंडक्ट करता है। मतलब लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यों के विधानसभा विधानमंडल का चुनाव जो कंडक्ट करती है संस्था, उसी का वर्णन इस निर्वाचन के अंतर्गत भाग 15 में दिया गया है। और भाग 16 की जहां तक बात है, तो आइए देखते हैं भाग 16। भाग 16 में क्या दिया गया है। भाग 16 में अनुच्छेद, इसके बाद जो देखिए 329 के बाद क्या आएगा, 330 से 42 तक। तो समझिए 330 से 342 तक ये अनुच्छेद है। और भाग कौन सा है, 16। और इसका जो विषय है ना, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भारत में आपको मालूम है कितने वर्ग हैं, तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की चर्चा जो है वो इस भाग में की गई है, अर्थात भाग 16 में की गई है। कुछ ऐसे वर्ग जो हाशिए पर हैं, कुछ ऐसे वर्ग जिनके साथ कुछ विशेष समस्याएं हैं, कुछ ऐसे वर्ग जिनकी जो संवेदनशील हैं, ऐसे वर्गों के उत्थान के लिए भाग 16 में वर्णन किया गया है, जिसका संबंध अनुच्छेद 330 से 342 तक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ चुका है कई बार। आइए चर्चा करते हैं भाग 17 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 17। भाग 17 जो है ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत चर्चित रहा है भाग 17। और भाग 17 का संबंध 343, जैसे देखिए 42 यहां तक है, तो 343 से 351 कहां तक, 343 से 351 तक, देखिए यही है 343। और इसमें विषय क्या है, तो राजभाषा ये पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका संबंध किससे है, राजभाषा से है। यानी राजभाषा के अंतर्गत हमें क्या दिखाई देता है भाई, तो भाग 17 में राजभाषा का प्रोविजन है, और इससे रिलेटेड राजभाषा आयोग गठित हुआ, बहुत सी बातें हुई, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन भाग के अंतर्गत देखिए, तो आइए हम एक बार बैक करके कुछ चीजें आपको दिखाते हैं फिर से, फिर आगे यहां से बढ़ेंगे तो समाप्त हो जाएगा चीजें। हम लोग भाग 7 में हमने आपको भाग 8 बताया था, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। भाग 9 में पंचायतों की चर्चा हुई। 9 में नगर पालिका के बारे में बात की गई थी, नगर पालिका जो 74वें संविधान संशोधन से आया। 9 भी जुड़ा, देखिए 9 भी जुड़ा। और 9 जो है 97वें संविधान संशोधन 2011 में अस्तित्व में आया, और इसमें क्या है, सहकारी समितियों की चर्चा की गई। तो 9 में पंचायत, 9 में क्या है, नगर पालिका, 9 में क्या है, तो सहकारी समितियां। 9 के बाद हमने यहां देखा कि 10 की बात किया, 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। 11 और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि 5 + 6 11, और 11 में क्या है, संघ राज्य संबंध। 9 आपने 11 देखा, 12 देखिए। पहले तो हम 11 में संघ राज्य संबंध देखते हैं, 12 में ऐसा ही एक वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार से जुड़े हुए।
और भाग आप 13 देखिए तो 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद भाग, अभी हमने कहा कि भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, लोक सेवा आयोग आदि। इसके बाद भाग 14 का अधिकरण की चर्चा है। भाग 15 में देखा निर्वाचन है, बहुत इंपॉर्टेंट है 15। भाग 16 देखिए कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है और 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अब इसी के साथ हम आखिरी पन्ने की तरफ मुड़ते हैं, तो आइए देखते हैं 18 भाग 18 की चर्चा हम करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 18 बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, भाग 18। और भाग 18 का अनुच्छेद क्या है इसे देखिए, अनुच्छेद और उसका विषय। तो भाग 18 से संबंधित बातों को देखेंगे। भाग 18 में बहुत इंपॉर्टेंट 352 से 360 तक अनुच्छेद, 352 से अनुच्छेद 360 तक का इसमें वर्णन है। और इसमें आपातकाल है, आपातकाल की चर्चा है। आपातकाल, आप जानते हैं भारत में 3 तरह के आपातकाल की चर्चा की गई है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल की, दूसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की, और तीसरा वित्तीय आपातकाल की। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में संवैधानिक तंत्र राज्यों का विफल होना और 360 में वित्तीय आपातकाल। इसके संबंध डिटेल चर्चा क्लास में होगी। यहां हम देखें कि आपसे पूछे कि आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद किस भाग में है, तो 18वें भाग में वर्णन है किसका बताइए, वो आपातकाल का जिसका संबंध कितने अनुच्छेदों तक है, तो अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का वर्णन किया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा 19 भाग 19, 18वें के बाद भाग 19 आता है। और भाग 19 में क्या है समझिए, भाग 19 का संबंध 60 के बाद क्या आएगा, 361 से 367 तक। 361 से 367 तक का संबंध भाग किससे है, तो वो है भाग 19 से। और इसमें कुछ विशेष नहीं, इसमें क्या है बेटा, इसको प्रकीर्ण कहते हैं, प्रकीर्ण। अब आप सोचेंगे सर ये प्रकीर्ण क्या है, प्रकीर्ण आखिर क्या है। भाग 19 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट भाग है। अब आपसे ये आप समझिए कि भाग 19 में है क्या, तो उसमें लिखा है प्रकीर्ण है। अब मुद्दा है प्रकीर्ण से क्या मतलब होता है, तो प्रकीर्ण का मतलब है विविध, मिसलेनियस, विविध। इसमें कोई एक विषय शामिल नहीं है, इसमें छोटे छोटे कई महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है, इसीलिए इसे प्रकीर्ण या विविध या मिसलेनियस कहते हैं भाग 19 को। अब भाग 20 है जो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है और यह एक अनुच्छेद में विस्तृत है। समझिएगा, इसके लिए केवल एक ही अनुच्छेद दिया गया है, वो 367 के बाद क्या आएगा, 368। समझिए, और इसमें संविधान संशोधन दिया गया है। क्या संविधान, इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो संविधान संशोधन किसमें है, संविधान संशोधन भाग 20 के अंतर्गत दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद देखिए भाग 21 की चर्चा हम करेंगे, भाग 21। अब भाग 21 भी एक विशिष्ट प्रकार का हमारा भाग है संविधान का, जो 369 से 392 यानी 369 69 से 392 तक इसका विस्तार है, यानी कि विस्तार तो लंबा है। अब इसमें क्या दिया गया, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। ध्यान दीजिए, अस्थायी, संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध, अस्थायी, संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध। इसकी चर्चा किसमें की गई है, तो अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध की चर्चा भाग 21 में की गई है। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, जैसे नागालैंड का मुद्दा, जैसे कई क्षेत्रीय परिषदों का मुद्दा,
इसके अंतर्गत जनजातीय राज्यों के प्रशासन आदि का प्रश्न है। जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा शामिल था 370, आपको मालूम है 370 भी देखिए इसी के अंतर्गत आ गया। और इस अब लगभग 370 का सभी जो प्रोविजन था जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष स्टेटस का दर्जा प्राप्त था, सब समाप्त हो चुका है, वो भी हम पढ़ेंगे क्लास में। तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। लेकिन जो भी है ना अस्थायी उपबंध, कॉन्सेप्ट पकड़िए, संक्रमणशील और विशेष उपबंध की चर्चा किसमें की गई है, तो भाग 21 में की गई है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे संविधान का भाग 22 भी है। और भाग 22 में क्या दिया गया, इसका संबंध 300, देखिएगा 393 यहाँ पे है ना, 393 से 395 तक है। और इस भाग में जो दिया गया है उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, देखिए क्या है इसमें, संक्षिप्त नाम, किसी चीज का संक्षिप्त नाम क्या होगा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, प्राधिकृत, समझिएगा हिंदी में प्राधिकृत पाठ, समझिए। तो इसमें क्या है, भाग 22 में जो जिसका संबंध 393 से 395 है, तो इसमें है हिंदी, इसमें है अस्थाई। सबसे पहले इसको समझिएगा कि इसमें संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यहाँ पे एक चीज और भी है, संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ तथा निरसन जो समाप्त होता है उसके कैसे समाप्त होता है आदि की चर्चा इसमें दिया गया है। इसमें एक और शब्द है संक्षिप्त नाम के बाद प्रारंभ। तो ये जो आपने देखा इसका संबंध किससे है, मुख्यतः हमारे 22वें भाग से है। तो दोस्तों एक बार फिर से देखिए, हमने बिल्कुल सारी चीजें भाग को डिटेल में पढ़ाया। और यहां पर आपने अभी देखा यहां से कि भाग 14 में संबंध है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 क में प्राधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में क्या दिखाई देता है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। और भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। भाग 18 का संबंध आपातकाल से। भाग 19 जो है वो मिसलेनियस है, प्रकीर्ण है, इसे हिंदी में प्रकीर्ण कहते हैं, विविध या मिसलेनियस। भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है। भाग 21 का संबंध अस्थायी, संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध से है। भाग 22 का संबंध जो अंतिम भाग है वो किससे है, तो वो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन आदि से। तो इस तरह आज की क्लास में हमने डिटेल में आपको भारतीय संविधान के भाग पढ़ाए। कल हम फिर अगली क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।